साथियों, आज मैं हॉब्स पे पार्ट 4 वीडियो बना रही हूँ। जो टॉपिक है हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। अभी हॉब्स पे तीन पार्ट्स मैं बना चुकी हूँ अलग अलग टॉपिक पे। तो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत इस प्रकार है। हॉब्स सामाजिक समझौतावादी विद्वान है और उसने अपना यह सिद्धांत 1651 ईस्वी में प्रकाशित अपने ग्रंथ लेवियाथन में प्रस्तुत किया है। उसके इस सिद्धांत का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। उसके सिद्धांत पर तत्कालीन इंग्लैंड की अराजकतापूर्ण सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हॉब्स का निष्कर्ष है कि मानव अपने स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है और केवल निरंकुश राजसत्ता द्वारा ही नियंत्रित एवं शासित किया जा सकता है। वस्तुतः हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। यह उल्लेखनीय है कि हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है, संस्था द्वारा अथवा अर्जन द्वारा। उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के प्रथम प्रकार को मान्यता दी है। उसका मत है कि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता में पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक परस्पर समझौता करके एक प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करते हैं, ताकि उनकी आत्मरक्षा की समस्या का स्थायी हल ढूंढा जा सके और उन्हें इस संबंध पर संपन्न में भय से छुटकारा मिले। संक्षेप में हॉब्स की सामाजिक समझौता का विवरण निम्न प्रकार से है। मानव स्वभाव। हॉब्स के अनुसार मानव मूलतः एक असामाजिक प्राणी है जो सदैव आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति से संचालित होता है। मानव में स्वार्थ, भय, व्यक्ति के प्रति प्रेम, अहंकार, संघर्ष आदि के दुर्गुण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु इन दुर्गुणों के साथ ही मानव में विवेक का तत्व भी पाया जाता है। प्राकृतिक अवस्था। मानव अपने स्वभाव से मूलतः असामाजिक प्राणी है, अतः प्रकृति की अवस्था में समाज एवं राज्य का अभाव था। मानव की प्राकृतिक अवस्था अराजकतापूर्ण थी, क्योंकि मानव अपने स्वभाव के कारण ही सदैव परस्पर संघर्ष ही करते रहते थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन अकेलेपन, घृणा तथा पशुत्व से पीड़ित था और वह अल्पजीवी भी था। समझौते के कारण। सभी मानवों के लिए प्रकृति की अवस्था कष्टकारी एवं भयपूर्ण थी। इस स्थिति में मानवों में स्थित विवेक ने उन्हें प्रेरणा दी थी। आत्मरक्षा के स्थायी उपाय के लिए एक निरंकुश एवं एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसी सत्ता की झगड़ालू एवं संघर्ष प्रिय मानवों में शांति और व्यवस्था करके उनकी आत्मरक्षा को स्थायी दे सकती है। समझौते की प्रक्रिया। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक मानव ने अन्य मानवों से समझौता करते हुए कहा है, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मेरी तरह ही इस मनुष्य को या इस मनुष्य समूह के सौंप दो और मेरे समान ही इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन करो। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य ने समझौते के द्वारा प्रकृति की अवस्था में समान निरंकुश शासन के बंधन को स्वीकारा। समझौते द्वारा स्थापित राजनीतिक अवस्था। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। समझौते द्वारा एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना होती है जो सत्ता की दृष्टि से निरंकुश और सर्वोच्च है। राजपद समझौते का परिणाम है, उसका अंग नहीं है, अतः उस पर कोई शर्त या बंधन लागू नहीं होता है। कानूनी प्रभुसत्ता की स्थापना। हॉब्स ने प्रभुसत्ता को सर्वोच्च, अदेय और अविभाज्य माना है। राज्य के आदेश की ही कानून है और व्यक्ति को उनका विरोध करने का अधिकार नहीं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को केवल वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो राजा उन्हें सौंपता है। इस प्रकार हॉब्स ने अधिकारों का कानूनी सिद्धांत स्वीकारा है। साम्राज्य, राज्य और शासन में अंतर नहीं। हॉब्स ने समाज, राज्य और शासन में अंतर नहीं किया है। समझौते द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है, किंतु इसके साथ ही स्वतः ही राज्य और समाज भी स्थापित हो जाते हैं। अतः हॉब्स शासन के विरोध को समाज और राज्य का भी विरोध मानता है। उसका मत है कि शासन का अंत होने का अर्थ है राज्य और समाज का भी अंत होना। समझौता अस्थायी है। हॉब्स के अनुसार समझौता सदैव के लिए किया गया है, अतः किसी व्यक्ति को उसके उल्लंघन का अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति समझौता तोड़ने का प्रयत्न करता है तो इसका अर्थ है कि वह पुनः प्रकृति की अराजक, भयपूर्ण और कष्टकारी अवस्था की स्थापना करना चाहता है और इस प्रकार वह अपने साथ ही अन्य सभी मनुष्यों की आत्मरक्षा को संकट में डालना चाहता है। हॉब्स ने समझौते को चिरस्थायी मानते हुए कहा है कि शासक को ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का अधिकार है। समग्रतावादी एवं व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था। यद्यपि समग्रवादी परस्पर विरोधी विचार है, किंतु हॉब्स की
की अवस्था में ये दोनों विचार एक साथ दिखाई पड़ते हैं। हॉब्स ने ऐसे राजतंत्र की स्थापना की है जो सर्वोच्च निरंकुश अदैव व अविभाजित संप्रभुता को धारण करता है। शासक के आदेश ही कानून है और एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण जनता को ही शासन का विरोध का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हॉब्स एक समग्रवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है, किंतु उसके साथ ही हॉब्स की राज्य व्यवस्था के में कुछ ऐसे आधारभूत लक्षण भी हैं जो उससे व्यक्तिवादी सिद्धांत सिद्ध करते हैं। उसने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है और वह राज्य को एक ऐसा साधन मानता है जो व्यक्ति को कृत्रिम अवस्था के भयपूर्ण एवं कष्टकारी जीवन से मुक्ति दिलाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। हॉब्स व्यक्ति के इस प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार करता है कि व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए शासन का विरोध करता है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए ही समझौता किया गया है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु के प्रति नागरिकों की भक्ति तब तक ही है और केवल उस सीमा तक है जबकि संप्रभुता उन्हें अपनी शक्ति द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत समग्रवादी और व्यक्तिवादी दोनों से में लक्षण मौजूद हैं। तो इस प्रकार यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार।